हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें ज़रूरी होता है कि लिखने के दौरान, आंसर राइटिंग के दौरान सही शब्दों का चयन किया जाए। कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने की वजह से या फिर उन शब्दों का सही अर्थ ना पता होने की वजह से हम गलत शब्द का चयन कर बैठते हैं और जो हमारे उत्तर की गुणवत्ता है वह कम हो जाती है। इसी को ध्यान में रख करके हमने यह वीडियो बनाया है जिसमें हमने जो टर्मिनोलॉजी जिसमें कन्फ्यूजन होता है उन्हें शामिल किया है और उन दूसरी टर्मिनोलॉजी से वह किस तरह से भिन्न है यह भी इसमें बताया गया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इस तरह के वीडियो बनाएं जिसमें हम जो भी कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं उनको हम शामिल करें। तो आज हमने जो वर्ड शामिल किया है वह है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र और तीसरा है गणतंत्र। तो पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र अंग्रेजी में जो एक शब्द है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द का यह पर्यायवाची है। अगर आप कहीं पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द तो उसका मीनिंग लोकतंत्र ही होगा। और अगर इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो यह ग्रीक शब्द डेमोस से बना है जिसका मतलब होता है जनसाधारण, और जो क्रेसी शब्द है इसका साधारण शब्दों में मीनिंग होता है शासन, अर्थात इन जनरल इसका मीनिंग हुआ जनता का शासन, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो कि जनता द्वारा शासित होती है। तो यह जनता का शासन हो गया। आगे इसमें शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है वह जनता है। अब चूंकि यह शासन क्या है, जनता का है, जनता के द्वारा दो तरह से शासन होगा, एक होगा प्रत्यक्ष रूप से, एक होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो प्रत्यक्ष रूप से शासन होगा, जैसे कि जो हमारा स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के कुछ जो राज्य हैं वहाँ पर यह व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत या अमेरिका जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों में अंतर क्या है? एक में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां पर जनता प्रतिनिधि चुनेगी और जनता के बिहाफ पर ये प्रतिनिधि कार्य करेंगे, सत्ता का उपभोग करेंगे या जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर, किसी कानून निर्माण में, किसी भी विधि निर्माण में जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। तो स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। अच्छा, लोकतंत्र के विषय में जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वह है, यहाँ पर निर्वाचन होता है और निर्वाचन में जिस भी प्रतिनिधि को बहुमत मिलता है वह शासन करता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वह बहुमत की इच्छा का तो सम्मान करता है किंतु अल्पसंख्यक वर्ग की इसमें कई बार अवहेलना मिलती है, ऐसे इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद से ही बहुमत किसी भी जनप्रतिनिधि को मिला हो किंतु अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा नहीं की गई है, अल्पसंख्यक वर्गों के इच्छा का सम्मान किया गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो डेमोक्रेसी है मैच्योर हो रही है, अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है। विश्व में लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है भारत। तो आई होप कि आप लोकतंत्र को समझ गए होंगे। लोकतंत्र में आप सिंपल एक शब्द याद रखें, जनता का शासन है लोकतंत्र, जनता का शासन, जिसमें सत्ता का जो शक्ति का जो स्रोत है वह जनता ही है। आगे देखते हैं राजतंत्र। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, राजतंत्र मतलब राजा का शासन। यहां पर जैसे हमने लोकतंत्र में बात की थी, लोकतंत्र में
जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, लेकिन यहाँ पर जनता की भूमिका नहीं है या ना के बराबर है। यहाँ पर जो मुख्य जो भूमिका है वह है राजा की, इसीलिए इसे राजा का शासन कहा गया है। और इसमें जो राज्य का जो सर्वोच्च पद होता है, राज्य का सर्वोच्च पद जैसे भारत में क्या है, राष्ट्रपति है, अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राज्य का सर्वोच्च पद जो है वह राजा है। तो राज्य का सर्वोच्च पद जो है वंशानुगत होता है। राजतंत्र की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसमें जो शक्तियों का जो स्रोत है वह राजा ही है। मतलब लोकतंत्र में जहां जनता शक्ति का स्रोत है, वहीं राजतंत्र में राजा है। अच्छा, राजतंत्र में भी कई तरह के वर्तमान जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं विश्व में, इसमें कई तरह के राजतंत्र देखने को मिलते हैं। एक मिलता है, राजतंत्र को बोलते हैं मोनार्की और लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो कई तरह के राजतंत्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूर्ण राजशाही जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तीसरा होता है अर्ध संवैधानिक राजतंत्र, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरह से अगर देखें तो हम एक एक करके इन तीनों ही व्यवस्थाओं को देखते हैं। पहला है पूर्ण राजशाही। पूर्ण राजशाही का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण राजशाही मतलब राजा जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में, हेड ऑफ द स्टेट तो है राजा, लेकिन राजा ही सर्वशक्तिमान है। राजा राज्य का प्रमुख तो है, साथ में ही जो कार्यपालिका या सरकार है इसका भी प्रमुख है, और सभी शक्तियों का प्रयोग राजा करता है। जैसे सऊदी अरब, ब्रुनेई, ओमान, ब्रुनेई के सुल्तान के विषय में हम सभी जानते हैं, ओमान, यूएई, इन सभी में पूर्ण राजशाही व्यवस्था है। लेकिन आप यूएई में एक चीज समझें, यूएई जो है वह 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है, और ये जो 7 एमिरेट्स हैं, इन सभी एमिरेट्स में एब्सोल्यूट मोनार्की है, ना कि यूएई में। इसीलिए ये आप ध्यान रखें। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा ही सर्वशक्तिमान है, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं, एक होता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में ऐसा नहीं कि राजा नहीं होता, राज्य का प्रमुख राजा ही होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य शब्द है या स्टेट शब्द है, इसका मीनिंग देश होता है। तो हम जब जब राज्य शब्द बोलेंगे या स्टेट शब्द का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो संवैधानिक लोकतंत्र में भी, संवैधानिक राजतंत्र में भी राज्य का प्रमुख राजा होता है, लेकिन राजा की जो शक्तियां हैं वह डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, उसके पास सीमित शक्तियां हैं, और वो शक्तियां भी संविधान में उल्लिखित हैं। मतलब यह देश संविधान के माध्यम से कार्य करता है। लेकिन जो राजा है, चूंकि राजा पहले से ही राजा राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता रहा है, तो राजा देश की एकता का प्रतीक होता है। यहाँ पर देश की एकजुटता का जो प्रतीक है वह राजा होता है, इसलिए राजा का पद यहाँ समाप्त नहीं किया गया है। और जबकि राज्य की जो कार्यपालिका है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो मेन जो एक्टिव हेड है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार कार्य कर रही है, जो वहां सभी निर्णय ले रही है, उसका प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, वह राजा नहीं होता है। तो इस तरह की व्यवस्था हम देखते हैं। जापान का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, उसको एम्परर बोलते हैं। मलेशिया में भी सुल्तान होते हैं। इस तरह के कई और यूरोपीय देश हैं, जैसे कि स्पेन, नॉर्वे और डेनमार्क। आप यूरोप में यह व्यवस्था जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने कई देखा होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें प्रथम विश्व युद्ध आपने देखा होगा, उसमें कई राज्य जो हैं, कई जो देश थे यूरोप के, उसमें राजाओं की भी भूमिका थी। तो इसलिए यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र ज़्यादा देखने को मिलता है कि राजाओं का पद समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के माध्यम से उन्हें निरंकुश होने से रोका गया है। आगे देखते हैं, दूसरा अगला है अर्ध संवैधानिक राजतंत्र। अर्ध संवैधानिक राजतंत्र मतलब, यहां पर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
हाँ, अर्ध संवैधानिक जो राजतंत्र है, अर्ध संवैधानिक राजतंत्र में राजा तो है, राजा राज्य का प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, ये अर्ध शब्द जो है इस पे ध्यान रखना। ये सेमी, इसका मतलब है सेमी, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर राजा और प्रधानमंत्री दोनों के ही पास ही कंसिडरेबल जो पॉलिटिकल पावर है, दोनों के पास ही है। मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो राजा हैं वे लेते हैं। तो बहरीन, जॉर्डन और कुवैत, इस तरह के देशों में हमको यह व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे देखते हैं गणतंत्र। तो हमने क्या देखा, लोकतंत्र देखा हमने। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। वहीं हमने फिर राजतंत्र देखा, वहाँ राजा का शासन होता है। लेकिन राजतंत्र में भी तीन तरह के राजतंत्र देखे। एक एब्सोल्यूट मोनार्की जिसमें राजा सर्वशक्तिमान होता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें राजा का पद होता है लेकिन राजा संविधान में वर्णित नियमों से कार्य करता है। राजा की शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत लिमिट में होता है, ये कई बार देखने को भी नहीं मिलता। और तीसरा होता है सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर राजा और जो प्रधानमंत्री या जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, दोनों में ही लगभग लगभग बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। आगे देखते हैं गणतंत्र। गणतंत्र ये शब्द जो है, ये संस्कृत शब्द गण जिसका मतलब होता है जनता, और तंत्र मतलब एक प्रकार की प्रणाली, एक प्रकार का सिस्टम, इससे उत्पत्ति हुई है अगर हिंदी की बात करें। और अगर वहीं अंग्रेजी के शब्द रिपब्लिक की बात करें तो लैटिन में एक शब्द है रेस पब्लिका, जिसका मतलब होता है सार्वजनिक मामला, मतलब पब्लिक अफेयर। इस रेस पब्लिका से ही रिपब्लिक शब्द का जन्म हुआ है। तो मतलब यह एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें जो शक्ति है वह जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों में निहित होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखें आप, लोकतंत्र और गणतंत्र में आप कंफ्यूज मत होइए। लोकतंत्र में यह जरूरी नहीं है कि जो राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द जो स्टेट है, यह जनता द्वारा चुना जाए या निर्वाचित हो। लेकिन गणतंत्र में यह कंपलसरी है। गणतंत्र तभी होगा जब जो हेड ऑफ द स्टेट है वह कोई भी आम नागरिक बन सकता हो, आम जनता में से बन सकता हो, और जिसको निर्वाचित किया गया हो, जो एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह चुना हुआ होगा। वह कोई भी वंशानुगत पद नहीं होगा, हेरिडिटरी कोई पद नहीं होगा, जैसे कि हमें मोनार्की में देखने को मिलता है। तो सरकार का एक रूप जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। गणतंत्र मतलब क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश क्या है, एक सार्वजनिक मामला है, पब्लिक अफेयर है, ना कि किसी भी राजा की कोई निजी संस्था या संपत्ति। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यह जनता में इसकी पूरी शक्तियां निहित हैं। और वही जो मैंने कहा, देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी पदासीन हो सकता है। आगे देखते हैं, राज्य का जो प्रमुख है वह है, जो मैंने बात कहा पहले ही, राज्य का जो प्रमुख है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली है। सीधी सी बात है, अगर जनता ही चुन रही है राज्य के हेड ऑफ द स्टेट को, राज्य के प्रमुख को, तो ये जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली है। गणतंत्र में संविधान की व्यवस्था देखने को मिलती है। संविधान के माध्यम से देश में कार्य होता है। कानून का शासन देखने को मिलता है। मतलब कानून का शासन, इसका मतलब यह है कि कानून सर्वोपरि है। कानून की नज़रों में किसी भी पद, जाति, धर्म, स्थान, किसी भी रूप में विभेद नहीं किया जाएगा। सभी के लिए कानून बराबर है। अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों का रंग अलग अलग है, दोनों का धर्म अलग अलग है, दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वह अलग अलग है, दोनों की सामाजिक स्थिति अलग अलग है, लेकिन अगर उन्होंने एक ही अपराध किया है या किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना है, इसमें आप भारत की स्थिति को मत शामिल करिएगा। सरकारी सुविधा का जो मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया है, वहाँ पर कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो
कानून की नज़रों में सब बराबर है, इसी को बोलते हैं कानून का शासन। और जहाँ पर कानून का शासन होता है वहीं पर व्यक्ति के अधिकारों को महत्व होता है। मतलब जो इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं, हर व्यक्ति का राइट है कि वह स्वतंत्र है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, उसे भी आगे क्या बोलना चाहिए, विकसित होने के लिए, मानसिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए उसे समान अवसर मिलना चाहिए। तो यह व्यक्ति के अधिकार है। साथ में इसका निजता का भी अधिकार, जो हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं ना, राइट टू प्राइवेसी आपको मोनार्की में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर राजा सर्वशक्तिमान है। राइट टू प्राइवेसी आपको गणतंत्र में मिलेगी। इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वह है अमेरिका। अमेरिका में जैसे राज्य प्रमुख है, कौन होता है? राष्ट्रपति। उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। लेकिन अगर वहीं हम ब्रिटेन की बात करें, वहां पर राज्य का जो प्रमुख होता है वह वर्तमान में एक क्वीन है। आप उनका नाम पता करें। और ये जो पद है राज्य के प्रमुख का, यह वंशानुगत है। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये संवैधानिक राजतंत्र है। और यहाँ अमेरिका में क्या है? गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, इसे जनता सीधे चुनती है। अब बात करते हैं भारत। भारत की स्थिति क्या है? तो इतना सब समझने के बाद हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र क्योंकि जनता का शासन है। जनता का शासन किस तरह से है? जनता निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और वे प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर शासन करते हैं, जनता के लिए शासन करते हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र है। और दूसरा गणतंत्र, गणराज्य भारत किस तरह से है? ये दोनों ही शब्द भारत के जो संविधान के जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें इनका वर्णन है। दोनों ही शब्दों को वहाँ पर उल्लेख किया गया है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो गणराज्य क्यों है? क्योंकि गणतंत्र क्या होता है? जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित हो। तो भारत का राज्य के प्रमुख क्या है? राष्ट्रपति है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है जनता के द्वारा। क्योंकि इस राष्ट्रपति का जो चयन होता है वह जो हमारे एमएलए हैं और जो हमारे एमपी हैं, इनके माध्यम से होता है। और इनके जो वोट हैं, इनको इनका वेटेज दिया गया है। तो वो एक अलग व्यवस्था है जिस पे हम कभी बात करेंगे। तो इनके वोट का एक वेटेज है, और उस वेटेज के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, जो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित होते हैं। मतलब जनता एमएलए या एमपीज को चुनती है, लेकिन ये एमएलए और एमपीज कौन है? जो निर्वाचित हैं, ना कि नामित या नॉमिनेटेड। मतलब आपने पढ़ा होगा राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो वो इस चयन में भाग नहीं लेंगे। तो ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ बस ध्यान रखें आप कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इस तरह से भारत में गणतंत्र है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आज हमने लोकतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र की बात की, और आगे हम इस तरह से और टॉपिक शामिल करते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।